हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूर्णिमा शुक्ला है। गुरुकुल माइंड के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सटीक विश्लेषण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली अभी हाल ही में केरल में एक महिला ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी कीटनाशक देकर के, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में इसका क्या प्रावधान है, इसका क्या प्रोसेस है और कौन सी ऐसी पहली महिला थी जिनको ये हत्या फांसी की सजा दी गई थी, तो उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हम पहले जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये न्यूज़ क्यों है ना, क्या है न्यूज़, क्यों चर्चा में है। फिर जानेंगे कि भाई मामला क्या था, क्यों ये इतना आजकल हाईलाइट चल रहा है। फिर जानेंगे कि भारत की पहली महिला कौन थी जिसे मृत्यु दंड मिली थी, है ना। फिर जानेंगे भारतीय दंड संहिता, हमारा जो इंडियन पिनल कोड है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। फिर जानेंगे जो फांसी का प्रावधान होता है वो क्या है। फिर जानेंगे कि जो मृत्यु दंड का आधार होता है किस बेस पर दिया जाता है या कौन कौन से वो क्राइम होते हैं, जैसे बहुत ही हीनियस क्राइम होता है तो ही दिया जाता है, तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर इसका निर्णय कौन लेता है और क्या क्या उसके प्रोसेस है। और एक फाइनल हम जानेंगे कि क्या मृत्यु दंड देने के बाद या मृत्यु दंड मिलने के बाद क्या हम फिर इंसान जिसको मिलती है वो बच सकता है, क्या उसको ये अधिकार है। और एट लास्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, डेली आपके लिए करवाया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यूज़ पर। तो देखिए ये रही न्यूज़। ग्रीष्मा, एसएस ग्रीष्मा नाम की एक महिला है केरल राज्य की, वो भारत की पहली महिला बनी है सबसे कम उम्र की जिन्हें मृत्यु दंड दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ है। आप ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइंस है, ग्रीष्मा यंगेस्ट वुमेन टू गेट डेथ पेनल्टी इन स्टेट। तो देखिए ये हैं वो मैडम ग्रीष्मा जिन्होंने क्या किया है कि अपने ही प्रेमी को कीटनाशक देकर मार दिया, और ये हैं मिस्टर सोरेन जिनकी हत्या हुई है। ओके, तो ये हमारी न्यूज़ थी। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या मामला था। तो चलिए देखते हैं क्या विषय क्या है हमारा। तो अभी हाल ही में केरल अदालत ने सोमवार को 24 वर्षीय महिला एसएस ग्रीष्मा को अपने पुरुष मित्र को 2022 में धीमा जहर देकर मार डालने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। ठीक है, तो इन्हें क्या मिला है, मृत्यु दंड मिला है। ठीक है, और ग्रीष्मा और शोरोन का जो रिश्ता था, मतलब ये दोनों रिलेशनशिप में थे और 2021 से ही ये रिलेशनशिप में थे। उस टाइम पे जो ग्रीष्मा मैडम थी वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी इंग्लिश से, और जो ये शोरोन थे ये कर रहे थे ग्रेजुएट फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। तो दोनों लोगों में आपस में उनका अट्रैक्शन हुआ और एक रिलेशन बन गया। पर इसी बीच में जो ग्रीष्मा थी उनकी शादी एक आर्मी ऑफिसर से तय हो गई। तो तय हो गई तो वो अपना रिलेशन खत्म करना चाहती थी। तो खत्म करने के लिए उन्हें कोई अच्छा बहाना नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी शादी को सिर्फ 1 मंथ बचे थे तो उन्होंने इसकी पूरी योजना बनाई, और 14 अक्टूबर को 2022 को इन्होंने उसको अपने घर पर बुलाया बहाने से, और उसको किसी चीज में कीटनाशक की दवा देकर उसको मार डाला। सोरेन राज की जब हत्या की गई थी तो वो सिर्फ 22 साल का था। तो ये केस कब का है, तो ये केस 2022 का है। अब इसका जो निर्णय आया है वो अब आया है। ये है वो मैडम, देखिए, जिन्हें पुलिस पकड़ करके ले जा रही है। तो ये था पूरा मामला। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत की पहली महिला, आजाद भारत की बात कर रही हूँ मैं, जो स्वतंत्रता के बाद की पहली महिला वो कौन थी, तो उसकी बात करेंगे कि वो कौन सी महिला थी जिसे सजा दी गई। ठीक है, तो चलिए उसी पर चर्चा करते हैं, फिर जानेंगे कि क्या प्रोसेस है। तो पहली महिला जिसको मृत्यु दंड दी गई थी, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला थी रत्नाबाई जैन, जिनको 1955 में दिया गई थी सजा। अब इन्हें सजा क्यों दी गई थी, क्योंकि इन्हें शक था कि जो इनके हस्बैंड है उनका एक तरीके से अवैध रिलेशनशिप है 3 अलग अलग महिलाओं के साथ। तो उन्होंने गुस्से में आकर उन तीनों महिलाओं की हत्या कर दी। तो क्योंकि इन्होंने एक तरीके से सामूहिक हत्या कर दी थी, तो इस वजह से इनको ये सजा दी गई। हत्या किसी भी तरीके से वो नहीं है, ये निंदनीय कार्य है, चाहे वो आपने एक किया हो चाहे 2 किया हो, पर ये बहुत ही ज्यादा हीनियस है कि 3 लोगों की हत्या आपने इकट्ठा कर दी। उसके लिए इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। कारण यही था कि इन्हें लगता था कि इनके पति का अवैध संबंध है। तो जनवरी 1955 में रत्नाबाई को फांसी दी गई थी, और भारत में महिलाओं को फांसी की सजा देने के मामले बहुत ही कम होते हैं।
ठीक है, ये 1955 में है और हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था। ठीक है, 1950 में संविधान लागू हो गया था पूरी तरीके से। अब 5 साल बाद ही, क्योंकि संविधान उस टाइम पर अपने डेवलपिंग प्रोसेस में था, बिल्कुल प्रोग्रेस कर ही रहा था, तो उस टाइम पर इस न्यूज़ पर उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। अगर हम ऑथेंटिकली देखें तो हम कहते हैं जो स्वतंत्र भारत की पहली महिला है वो शबनम है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर अगर पूछा जाए कि आफ्टर संविधान वो कौन सी महिला थी संविधान लागू होने के बाद जिसको मिली थी, तो वो रत्नाबाई जैन हो जाएंगी। दोनों का डिफरेंस है, पर क्वेश्चन कभी कभी हमें घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो अगर कभी घुमाकर इस तरह से पूछा जाए कि भारत की वो कौन सी महिला है आजाद भारत की जिसको मिली, और ऑप्शन में आपको रत्नाबाई जैन और शबनम दोनों दे, तब आप रत्नाबाई जैन को ही टिक करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं, जो न्यूज की हेडलाइंस थी। शबनम, बहुत पुरानी बात है ये, आजाद भारत की पहली महिला, यही हेडलाइंस रहती थी न्यूज की। अब सारे न्यूज़पेपर्स की यही हेडलाइन थी कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला जिसको मृत्युदंड दिया गया, हम लोग भी यही जानते थे। तो कौन थी वो? शबनम पहली महिला थी जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। ये कहाँ की रहने वाली थी? तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की ये थी, और 2008 में अपने प्रेमी के साथ मिलकर, मामला यहाँ पर भी प्रेमी ही वाला है, अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। 7 सदस्यों में इनके माता पिता, भाई भाभी और तो और इनका 10 महीने का इनका भाई का बच्चा था, उसको भी इन्होंने मार दिया था। सोचिए किस तरह से निर्मम औरत थी ये, कि अपने प्यार को मारने के लिए, और जब इन्होंने ये हत्या की थी उस टाइम पर ये प्रेग्नेंट भी थी, खुद प्रेग्नेंट होने के बाद भी उन्होंने एक 10 महीने के बच्चे को मार दिया। किस तरीके का ये प्यार था। ऐसे ही एक अत्यंत नृशंस अपराध, इसे एक नृशंस अपराध माना गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा। उसके द्वारा की गई, इन्होंने दया याचिका भी राष्ट्रपति को दी थी कि हमें चाहिए। उनका एक बेटा भी हुआ था, वहीं जेल में ही पैदा हुआ था। तो उसने भी, जब वो बड़ा हुआ, उसने भी अपील की कि मेरी माँ को माफ कर दिया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति ने भी खारिज कर दी याचिका, क्योंकि 7 लोगों की हत्या, रीजन सिर्फ प्रेम। ऐसा क्या था कि भाई आप लोगों ने 10 महीने के एक बच्चे को मार दिया, है ना? तो ये अत्यंत ही निर्मम कृत्य था, और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बुरा मैसेज था। कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसका जो वो होता है, कॉन्सिक्वेंसेस होता है, वो ये देखकर हम लोग करते हैं, या जो हमारी रेगुलेशन बॉडी होती है वो ये देखती है कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी एक महिला को या किसी भी एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब है आप 10 लोगों को रेडी कर रहे हैं कि हाँ वो भी ये कार्य किया जाता है। इसीलिए नियम बनाए गए हैं, इसीलिए मर्यादाएं बनाए गए हैं, जैसे कि आप उस दायरे में रहें। ठीक है, तो शबनम के 12 वर्ष का बेटा, है ना, हो गया था, जिसने भी राष्ट्रपति से अपने माँ के लिए दया याचिका की गुहार लगाई थी। और शबनम के जो फोस्टर पेरेंट्स थे, तो उस टाइम पर पत्रकार थे उस्मान सैफी, आप उन्हें जानते होंगे, वो काफी न्यूज वगैरह लेकर आते रहते हैं अभी भी। उन्होंने उसका नाम रखा था मोहम्मद ताज। तो शबनम के बेटे का नाम है मोहम्मद ताज, और जो उनकी मदर बनी, जो फॉस्टर मदर थी, यानी कि उस्मान सैफी की जो वाइफ थी वंदना सिंह, उन दोनों इनके शबनम के बच्चे को गोद लिया था। ठीक है, तो ये है वो महिला, देखिए, जिन्होंने 7 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। तो आप देख सकते हैं इनकी शक्ल, निर्मम तरीके से इन्होंने हत्या कर दी थी। ठीक, तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा भी कोई और केस था क्या, तो चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो एक केस था रेलू राम पुनिया के परिवार की कहानी थी। तो रेलू राम की जो कहानी थी, ये रहा रेलू राम पुनिया के परिवार की हत्या का मामला। राष्ट्रपति ने इन्हें भी फांसी की सजा सुनाई थी। ये घटना एक्चुअली 23 अगस्त 2001 की है, जब विधायक पुनिया उनके परिवार के 9 सदस्यों को मार दिया गया था। ये वो महिला है जिन्होंने अपने ही पिता और पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, बस किस लिए? जायदाद के लिए। और ये उनके पति हैं। जायदाद की ऐसी भूख थी कि इन्होंने अपने पूरे परिवार को ही समाप्त कर दिया, और लास्ट में इन्हें क्या मिला? फांसी की सजा। सजा ही तो मिली, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। तो हत्या का आरोप विधायक पुनिया की बेटी सोनिया और दामाद संजीव पर था। तो ये मैडम सोनिया जी हैं, इनको सोनिया और इनको संजीव, इनको मिला था। इन्होंने ही मिलजुल करके ये कार्य किया था। तो हिसार की अदालत ने सोनिया और संजीव को मौत की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने
आजीवन कारावास में बदल दिया। मतलब इन्होंने किया था, पर हाई कोर्ट ने बाद में उसे आजीवन कारावास में बदल दिया था, ये था। लेकिन फिर इन्होंने राष्ट्रपति से, उस टाइम पे प्रतिभा पाटिल जो थी राष्ट्रपति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए फिर से मौत की सजा सुना दी थी। अच्छा, पहले ये हिसार की कोर्ट में गया तो उन्होंने मौत की सजा सुनाई, फिर ये जब ये हाई कोर्ट में गए अपनी अपील लेकर तो उन्होंने आजीवन कारावास कर दिया। ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बोला कि नहीं, ये बहुत ही हीनियस क्राइम है और इस पर किसी भी तरीके की कोई भी मुरव्वत नहीं बरती जाएगी, ना ही कोई माफी दी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनको मौत की सजा सुना दी। फिर ये इन्होंने राष्ट्रपति उस टाइम पे प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी दोनों लोगों से इन्होंने गुहार लगाई कि हमें क्षमादान दिया जाए, पर उन लोगों ने क्या किया, याचिका के फैसले को इंतजार में पड़ी रही, पर कोई डिसीजन ही नहीं दिया, वो पेंडिंग पड़ा रहा। फिर रामनाथ कोविंद आए और उन्होंने बोला नहीं, ये मृत्यु दंड का केस है, मृत्यु दंड ही मिलेगा, और मृत्यु ही दंड मिली। तो ये 3 केसेस आपको मैंने बता दिए हैं। किसी का भी कोई रेफरेंस लिया जा सकता है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इन न्यूज से हमें क्या फायदा है और हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि इसमें इतना कुछ जानना है, ना ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता जो हमारे लॉस की एक बुक्स है, जो एक रूल्स बनाती है कि ये उसके प्रावधान है, अगर आपने ये क्राइम किया तो उसका ये देगी। तो उसके हिसाब से जानते हैं क्या होती। तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसको बोलते हैं, इंडियन पिनल कोड, भारत में होने वाले कुछ अपराधों की परिभाषा उनके लिए सजा का प्रावधान करती है। तो क्या करती है, सजा और अपराध के लिए प्रावधान करती है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश काल में साल 1860 में लागू हुआ था। तो 1860 में ये लागू किया गया था। और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में मृत्यु दंड का प्रावधान है। तो पूछा जाए अगर कि कौन से तहत, आईपीसी की धारा के तहत मृत्युदंड का प्रावधान है, तो धारा 302 के तहत। इसके अलावा आईपीसी की धाराओं में मृत्युदंड का प्रावधान तो है ही, धारा 121, धारा 132, 194, 303, 305, 307, 364 ए, 376 ए और 396 भी हैं, जिनमें कुछ कुछ केसेस में दिया गया है, अब उसका वो सब डिवीजन है। इसके अलावा इन धाराओं में अदालत के लिए मृत्युदंड की सजा देना अनिवार्य नहीं है, मतलब हर जगह ये अनिवार्य नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आपका कृत्य कैसा है। ठीक, मृत्युदंड से जुड़ी कुछ और धाराएं हैं, जैसे कि धारा 118, मृत्युदंड या आजीवन कारावास में दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाना। ठीक है, ये आपने कोई ऐसा काम किया और उसको आप छिपा रहे हैं तो उसके लिए है 118। जबकि धारा 115 आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। तो ये हो गया हमारी भारतीय दंड संहिता। आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी, किस ईयर में, क्या उस टाइम में ब्रिटिशर्स थे, स्टेटमेंट वाइज कैसे भी घुमा सकता है। या पूछा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता क्या है। फिर पूछा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 का उल्लेख किसमें है या उससे क्या रिलेशन है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उतना ही बताया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, गुरुकुल माइंड पर COT 2025 का बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें ऑल GAT के सब्जेक्ट्स जो हैं कवर किए जा रहे हैं बाइलिंगुअल फॉर्म में, और ह्यूमैनिटी के जितने भी डोमेन सब्जेक्ट है वो कवर किए जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई जानकारी लेनी है तो आप 8882608880 पर कॉल कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए www.gurukulmind.com पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट, ग्रेटर नोएडा, आप वहां पर भी आ सकते हैं एडमिशन के लिए। चलिए मूव ऑन अपने फांसी का प्रावधान क्या है। तो भारतीय दंड संहिता में मृत्युदंड अत्यंत दुर्लभ कृत्य के लिए दुर्लभ कृत्य के लिए दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, जो बहुत ही नृशंसकृत होता है ना, जो ऐसा रहे जो समाज के लिए खतरा है, ऐसे कृत्य पर ही फांसी दिया जाता है। देखिए, हमारा जो संविधान है ना बहुत ही लचीला है। वो क्या करता है, कोशिश करता है कि जो 100 अपराधी हैं वो भले छूट जाए पर एक निर्दोष वो बचे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग बचते चले जाएंगे, ये आइडियोलॉजी है। इसके पीछे का ये है क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से लोगों को फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो उसको कई बार हम सच्चे होते हैं पर प्रूफ करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये मानना है हमारे संविधान का कि ठीक है, हम
एक निर्दोष को नहीं फांसी देंगे, उसके लिए प्रॉपर, आप देखते होंगे केसेस इतने पेंडिंग पड़े रहते हैं, इतना टाइम लगता है डिसीजन देने में, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से छानबीन की जाती है। क्योंकि देखिए वहां पर भी जो बैठे हैं वो भी तो मानव है ना, उन्हें भी तो लगता है कि किसी को इस उस कृत्य की सजा ना मिले जो उसने किया ही ना, फिर तो वो एक उनसे भी एक अपराध हो जाएगा ना, न्यायालय की तरफ से भी अपराध हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो संविधान है वो काफी लचीला है, वो ये कहता है कि ठीक है, मान लो 2-4 निकल गए अपराधी छूट जाएं, ठीक है, पर निर्दोष को नाम सजा मिले। तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं धीरे भी हो जाता है, पर आप देखेंगे उसकी जो पीछे की मंशा है वो काफी मोरालिटी से भरा हुआ है, इसलिए ये किया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि देखिए कुछ केसेस जो होते हैं ना, आपको पता है कि एक सर्वे भी हुआ था, तो उसमें बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं उन्होंने, लेकिन एक ही की बात कर रही हूँ मैं, इन जैसे केसों की नहीं कि 7-8-9 लोगों को मार दिया और चालाकी से मार दिया है ना, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, किसी से पीछे छुड़वाने के लिए, वो ये तो हीनियस क्राइम है। पर कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाते हैं, ठीक है, चाहते नहीं है पर गलती से हो गया, तो वो भी, लेकिन अपराध तो अपराध है, उसके लिए भी सजा मिल जाती है, ठीक है। तो इनका ये मानना है कि हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया तो ठीक है, मृत्युदंड नहीं, लेकिन आजीवन कारावास या ऐसी जो सजाएं हो सकती हैं सब्स्टिट्यूट में, वो जरूर दी जाएगी। पर किसी भी तरीके से किसी भी आदमी को या किसी भी इंसान को मारना ये हमारा अधिकार नहीं है, हमें किसी को भी मारने का अधिकार नहीं है, हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम किसी को भी मार नहीं सकते, ठीक है, ये संविधान हमारा ये भी कहता है। तो हमारा संविधान कैसा है? कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, तो दोनों तरीके से सोचता है और ऐसा इकलौता संविधान है जिसमें ये गुण है, ठीक है। तो आपसे अगर संविधान की विशेषता पूछी जाए तो आप ये भी लाइन ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें ऐसा करते जो समाज के लिए खतरा है और साथ ही नृशंस और निर्मम हो, ठीक है, ऐसा अपराध जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट हो, ऐसा केस जो रेयर ऑफ रेयरेस्ट हो, उसी में ही फांसी की सजा दी जाती है, जो प्रवृत्ति में कैसे हो, अत्यंत गंभीर हो। अगर हम बात करें महिला के केस में तो ये काफी दुर्लभ है कि बहुत कम ही ऐसी महिलाएं हैं जिनको सजा दी गई है, ठीक है। महिला अपराधियों में मृत्युदंड अत्यंत दुर्लभ ही होता है। आजाद भारत में बहुत कम ही महिला हैं जिन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अगर हम एक डेटा की बात करें तो अभी तक सिर्फ 50 महिलाओं को सजा सुनाई गई है मृत्युदंड की, पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, दी नहीं गई है, दी कुछ को ही गई है। मतलब ऐसे 50 महिलाएं हैं जिनको मृत्युदंड की सजा तो दी गई, पर वास्तव में सिर्फ कुछ ही महिलाओं को दी गई, जिसमें से 1-2-3 नाम मैंने आपको बता दिए, बस इन्हीं को ही दी गई हैं, ठीक है। जो न्यूज़पेपर्स में आती हैं, जो डेटा में आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो वो रिकॉर्ड होता है वो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है, तो सारी जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, पर जितनी मिलती है उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो अगर पूछा जाए कि महिलाओं के केस में क्या ये दुर्लभ है या नहीं है, तो हाँ ये दुर्लभ है। हमारे यहाँ थोड़ी सी एक प्रिविलेज है कि महिलाओं को थोड़ा सा, वैसे करती भी नहीं है ज्यादा ऐसे केस, पर अगर करती हैं तो दिया भी जाएगा, क्योंकि इक्वेलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप घर में इक्वेलिटी लें, अगर आप क्राइम कर रहे हैं तो क्राइम में भी आपको मिलेगी सजा जो पुरुषों को मिल रही है, ठीक है। तो आप यहाँ से इक्वेलिटी का कॉन्सेप्ट भी देख सकती हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं कि मृत्युदंड का आधार क्या होता है, किस बेस पर दिया जाता है। तो विशेषकर अत्यंत जघन्य अपराध जो होते हैं, जो सामाजिक रूप से घातक होते हैं, जो सामाजिक रूप से घातक होते हैं, उस पर ही दिया जाता है। जैसे कि सामूहिक हत्या है ना, जैसे कि ये वाला केस था शबनम वाला, उन्होंने 7 लोगों को मारा था, ठीक। बलात्कार वगैरह हो गया, राजद्रोह हो गया, अगर आपने अपने देश के खिलाफ ऐसा कुछ काम कर लिया या आप अदर कंट्री से जाकर अपनी न्यूज वगैरह शेयर कर रहे हैं, अपनी कॉन्फिडेंशियल चीजें बता रहे हैं, तो उनका या तो कोर्ट मार्शल ही, पहली बात तो आर्मी कर देती है, कोर्ट मार्शल कर देती है। इसके अलावा अगर वो मान लीजिए कि आर्मी में नहीं है तो उसको यहाँ से सजा मिलती है। इसके अलावा आतंकी हमले वगैरह जो किए जाते हैं तो उसके लिए भी दिया जाता है मृत्युदंड। आपने अजमल कसाब वगैरह का नाम सुना होगा, जितने भी टेररिस्ट होते हैं उनको हमारे यहाँ अगर पकड़ लिया जाता है तो उनको मृत्युदंड दिया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसे सरकारी ऑफिसर जो अपना कार्य कर रहा है न्याय हेतु, या मान लीजिए एक सरकारी तरीके से कर रहा है समाज में एक बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए, और उसको रोका जा रहा है कि नहीं आप ये काम ना करिए, और उसको अगर मार दिया जाता है या उसको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है तो भी यह किया जाता है। कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है। तो आपको बेस पता चल गया, फांसी क्यों दी जाती ये पता चला गया। अब चलिए हम जानते हैं मृत्युदंड का निर्णय कौन लेता है और क्या होता है।
तो भारतीय न्यायालय फांसी की सजा तब देता है जब केस अत्यंत जघन्य हो। देखिए घुमा फिरा कर चीजें वही है, पर मैं आपको लाइन टू लाइन इसलिए बता दे रही हूँ हेडलाइन के थ्रू, क्योंकि कई बार आपसे थोड़ा सा घुमा कर पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने अलग अलग पॉइंट हेडलाइंस डाल दिए हैं। ओके, ये वे सुनिश्चित करते हैं कि अपराध रेयर ऑफ रेयरेस्ट है, तो वो देखते हैं कि क्या केस सच में ऐसा है कि इनको मृत्युदंड दिया जाए, तो ही देते हैं, क्योंकि कोर्ट चाहती है कि ना दें, लेकिन फिर भी जो बहुत ज्यादा अपराध ऐसा होगा कि जो बिल्कुल निर्मम हो, नृशंस हो और समाज के लिए एक ऐसा मैसेज जाए जो नेगेटिव मैसेज जाए, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमें थोड़ा सा मर्यादा करनी पड़ती है, एक लगाम लगानी पड़ती है, जैसे बाकी लोग डरे क्राइम करने से। ओके, कोर्ट ये सुनिश्चित करती है कि ऐसा निर्णय लेके कि इसका समाज पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े, एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया है, स्पेशली मृत्युदंड वाला, तो उसमें क्या आपको अधिकार है, आप किस तरीके से अपील कर सकते हैं। तो ये रहा मृत्युदंड से बचाव का अधिकार। तो देखिए यहाँ पर फंडामेंटल राइट सभी को मिला है। आफ्टर क्राइम भी हमें पास अधिकार है, अपना लॉयर चुनने का अधिकार है, ठीक है, अपनी बात रखने का अधिकार है, और तो और राष्ट्रपति से क्षमा याचिका दायर करके दया का भी अधिकार है। तो चलिए देखते हैं क्या है। किसी भी व्यक्ति को सजा मिलने के बाद राष्ट्रपति से दया याचिका डालने का अधिकार है, वो दया कर सकता, वो याचिका डाल सकता है। अगर राष्ट्रपति ने चाहा तो वो दया क्षमादान दे सकते हैं। इसके अलावा सजा की सुनवाई के दौरान आरोपी को उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अगर हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है, या अगर आपके सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई है तो वो हाई कोर्ट पे जा सकता है। तो ये प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको वो वाले केस में बताया, पूनिया वाले केस में, तो उसमें उन्होंने क्या किया था, वहां पर उन्हें हिसार के कोर्ट ने बोल दिया, तो हाई कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास में बदल दिया, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फिर से बदल दिया। तो प्रोसेस यही था ना कि पहले आप सेशन से गए हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, तो आप वहां से अपील कर सकते हैं, आपको अपील करने का अधिकार है, ठीक है। कई बार अगर संभावना हो तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, और अगर ऐसी संभावना होती है, पूरा प्रोसेस होता है, पूरा चेकिंग होती है, सब इंस्पेक्शन किया जाता है ना, तो उसमें यह देखा जाता है कि अगर संभावना होती है तो बस ये है कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, आप टॉपिक्स में भटकेंगे नहीं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या की, आपके लिए इंडियन पेनल कोड है ना, आर्टिकल्स और कौन कौन सी वो महिलाएं हैं जिनको सजा मिली है वो इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई से ही रिलेटेड आपको जानकारी लेनी है, इसके अलावा आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। चलिए अब लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते क्या है। भारत में मृत्युदंड जो है का प्रावधान किस संवैधानिक अनुच्छेद से लिया गया है? तो आर्टिकल 21, आर्टिकल 72, आर्टिकल 123, आर्टिकल 32। आप मुझे बताएंगे ये कौन सा है, और बाकी सारे आर्टिकल्स जो हैं उसका आप मुझे बताएंगे कि क्या रोल है। आर्टिकल 21 किससे रिलेटेड है, 72 किससे रिलेटेड है, 123 और 32। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि मैम इन सबको मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको सारे आर्टिकल का एक वीडियो बनाकर टैग कर दूंगी। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये गुरुकुल माइंड का पेज है, आप इसे फॉलो कर लें। ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी, ये टेलीग्राम है, ये फेसबुक है, ये हमारा ऑफिशियल एड्रेस है ओमिक्रॉन फर्स्ट ग्रेटर नोएडा। ये हमारा नंबर है 8882608880। ये हमारी वेबसाइट है www.gurukulmind.com। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर नए हैं आप चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।